यहाँ पे देखो क्या होता है, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है? पीरियोडिक एक वर्ड है, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बता सकते हो? सर कोई पीरियड वाइज कुछ चीज होना है, काम होना। हाँ, देखो पीरियोडिक, जैसे पीरियोडिसिटी होती है, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, जैसे पीरियड होते हैं आपके स्कूल में लगते हैं। तो पीरियड में क्या होता है, पर डे आपके 1 से 8 या 7 तक पीरियड चलते रहेंगे, उसके बाद रिपीट होगा हर दिन, और टाइम फिक्स होता है कि 8 o'clock से स्टार्ट है इतने तक, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो हर एक चीज क्या होती है, फिक्स होती है। फिर उसके बाद रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होगा, फिर अगले दिन वहीं से स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट से, यानी रिपीटिशन होता है हर एक चीज का। तो जो पीरियड वर्ड बना है वो यहीं से बना है, पीरियोडिसिटी से ही बना हुआ है। तो पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटिशन होना। तो हमारे उसमें भी क्या होता है, स्कूल में रिपीटिशन होता है, पर डे फर्स्ट सेकंड थर्ड, टाइम भी सेम होता है हर एक का, तो रिपीट होती जाती। तो उसको हमने कह दिया पीरियड। तो पीरियड कहाँ से आया है, पीरियोडिसिटी से, और पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल मतलब यही होता है कि जो एलिमेंट हम अरेंज करते हैं उससे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या हुई। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, मतलब हम किसे इस प्रॉपर्टी में रखेंगे, उसके लिए हम देखते हैं कि रेगुलर डिग्रेडेशन या ग्रेडेशन, एक रेगुलर ट्रेंड चलता है, रेगुलर ग्रेडेशन या डिग्रेडेशन जो भी है। जैसे मैंने कहा साइज, तो हो सकता है ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, लेकिन एक सीक्वेंस से कर रहा है। ऐसी मैंने कहा आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है, तो ये सीक्वेंस से कर रहा है। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के बेस पे कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एक रेगुलर ट्रेंड है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम में। तो इसी को, इस प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसे कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब विच शो रेगुलर ट्रेंड या डिग्रेडेशन या ट्रेंड्स। ठीक है, कब, लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम में, एक फिक्स्ड ट्रेंड को फॉलो करता है ये, उसे कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यस सर। अब देखो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो मेन है बस। जैसे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, एक ही बात है। दूसरा इसमें आता है आयनिक साइज, आयनिक साइज। तीसरा इसमें आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिफ्थ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके अलावा मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे किसमें, इस ट्रेंड में। रिएक्टिविटी है, तो लगभग 7-8 टर्म्स है। तो वन बाय वन इसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस से। तो फर्स्ट है व्हाट इज एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एक ही बात है, साइज का मतलब रेडियस। तो एटॉमिक साइज की डिफाइन क्या होती है, देखो जैसे न्यूक्लियस है ये, और ये आउटर मोस्ट शेल है। तो कहता है कि जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द, इसके बीच में, न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड आउटर मोस्ट शेल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहेंगे उसका एटॉमिक रेडियस। जैसे आप लोग सर्कल में निकालते हो,
ये सर्कल किया आपने तो ये रेडियस हो गया उसका, ऐसे इसको निकालना। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसकी डिफाइन में लिख रहा हूं यहाँ पे, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड outermost cell outermost shell containing electron, जिसके जो वो वाला outermost cell जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके बीच का डिस्टेंस होता है एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? यस सर। बताओ यस नो। यस सर। ओके, अब क्या हुआ कि जब ये डिफाइन आया तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई इसको निकालने के लिए, जब इसमें कैलकुलेट करने लगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। एक तो इसका फिक्स्ड वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, जो आउटर मोस्ट सेल है वो फिक्स डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो उसमें से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये लास्ट कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसी से हम ऑर्बिट करते हैं, तो इसको निकालना थोड़ा क्या है, बहुत एक्यूरेट वैल्यू निकालने इसकी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। जो इसकी एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू को निकालना क्या था, पॉसिबल नहीं था, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टी आ रही थी। जैसे वो बॉन्डेड हो जाता है तो अलग तरीके से उसका एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कत आई। तो फिर इसको रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक साइज को 3 टाइप से डिवाइड कर दिया। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के लिए 3 टाइप्स में से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हम इसे कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो पहला तो कोवेलेंट हो गया। सेकंड है इसमें वैंडर वॉल रेडियस। सेकंड इज वैंडर वॉल रेडियस। रेडियस या साइज एक ही बात ध्यान रखना है यहाँ पे। और तीसरा है मेटेलिक रेडियस या साइज। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसको निकालना डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि आइसोलेटेड एटम है, उसका फिक्स कोई एरिया तो है नहीं कि यहाँ से ही होना चाहिए, जैसे मैंने लाइन खींच दी तो इसको निकालना आसान है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह है। जैसे आप इसको पता लगाओगे यहाँ है, इसकी पोजीशन हट जाएगी, यानी वेलोसिटी लगाएंगे पता तो पोजीशन हट जाएगी, यानी वेव की तरह भी शो करता है। तो इसीलिए इसको कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी आ रही थी, तो उन्होंने इसे 3 टाइप से डिवाइड कर दिया, कोवेलेंट, मेटेलिक एंड रेडियस, ओ सॉरी वैन डर वाल। अब स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट का। कोवेलेंट रेडियस, तो इसमें आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, जैसे सपोज करो एग्जांपल है क्लोरीन का। ठीक है, तो क्लोरीन एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसके बीच में ओवरलैपिंग होगी, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में ये Cl है और ये Cl है। तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के डिस्टेंस निकालना आसान है। ठीक है, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालना आसान था, क्योंकि न्यूक्लियस फिक्स होता है। तो उन्होंने देखा 198 आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसका हाफ कर दो, 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन, 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंट बॉन्डेड एटम, जो 2 कोवेलेंट बॉन्ड के एटम है उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो। यानी मैंने कहा कि क्लोरीन है, ये क्लोरीन और क्लोरीन दोनों क्लोरीन है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो आर कोवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाफ कर दो इसका। जैसे मैंने कहा एग्जांपल ले लिया क्लोरीन का,
क्लोरीन के लिए क्या होगा, RCl इज इक्वल टू, इसका डिस्टेंस है 198/2, यानी ये आंसर आ गया 99, ठीक है, PM। तो 99 PM पिकोमीटर। तो इसने कहा कि इसको निकालना आसान है, बजाय किसके, सिंगल को निकालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस तो फिक्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के डिस्टेंस को निकाल के उसका हाफ कर दो, यानी यहाँ से इसको बीच से कर दो, बस ये इसका रेडियस हो जाएगा। समझ में आया कोवेलेंट का एग्जांपल? यस सर। इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा जिसके बीच में, उसी के लिए ये एप्लीकेबल होगा। एक और एग्जांपल है इसमें हाइड्रोजन का, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। अब हाइड्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, तो इसका जो हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस है वो है 74 PM। ये जो आपका न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस आया है वो कितना है, 74 है। तो हाइड्रोजन का रेशियो क्या हो जाएगा, 74/2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यानी 37 PM, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा, जिसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है। क्लियर? ओके सर। यस अब सर। देखो नेक्स्ट इसमें आता है, सेकंड वन इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, सॉरी वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल हर हमेशा किसके बीच में लगता है फोर्स, पता है आपको? नो वैन सर। डर, हाँ बताओ। नो जो वैन डर सर। वाल फोर्स लगता है वो मॉलिक्यूल के बीच में रखता है, ये ध्यान रखना है। जो भी मॉलिक्यूल होगा उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो वैन डर वाल फोर्स है, फिक्स है ये। तो वैन डर वाल फोर्स किसके बीच में लगेगा, मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। इसीलिए वीकेस्ट फोर्स होता है, इससे वीक फोर्स हमारे पास नहीं होता है। तो सबसे वीक फोर्स होता है वैन डर वाल फोर्स, ठीक है। अब इसकी डिफाइन भी सेम है, देखो अब मॉलिक्यूल होगा तो जैसे मैंने कहा कि मॉलिक्यूल ले लिया, क्लोरीन ही ले लिया, देखो क्लोरीन है, तो एक मॉलिक्यूल तो ये होगा क्लोरीन का, ये क्लोरीन है, एक मॉलिक्यूल इधर होगा क्लोरीन का, ठीक है। तो ये दो मॉलिक्यूल हो गए, ठीक। तो अब इन दोनों मॉलिक्यूल है जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल, इसके बीच के डिस्टेंस का, इसके बीच के डिस्टेंस का आधा, यही वैन डर वाल रेडियस है। यानी डिफाइन सबकी सेम है, सबका हाफ कर देना, यानी इसकी डिफाइन भी क्या होगी, वन हाफ, वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन, वन हाफ द डिस्टेंस between, one half the distance between the nuclei of, the nuclei of two two identical non-bonded atom, two identical, आइडेंटिकल मतलब सेम, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम, क्योंकि मॉलिक्यूल का मतलब जिसके बीच में बॉन्ड ना हो, ठीक है, नॉन बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम। और इसे हम कह सकते हैं एडजेसेंट एटम, और इसे कह सकते हैं एडजेसेंट एटम, और इसे हो गया एडजेसेंट एटम, ठीक है। तो एडजेसेंट जो एटम होते हैं किसमें, ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल, टू नेबरिंग मॉलिक्यूल। कुल मिला के इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये लेंथी काफी हो गया। देखो एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल, बस इतना ध्यान रखना। ये क्लोरीन का है, ये भी क्लोरीन है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल है जो, इन दोनों मॉलिक्यूल के डिस्टेंस का हाफ, बस इतना समझ लो, हाफ ऑफ द, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, बस इतना, ये शॉर्टकट सही है, एडजेसेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। दूर वाला नहीं होना चाहिए, उसके पास वाला ही होना चाहिए। तो जो क्लोरीन है इसमें जो इसके बीच में डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल के बीच में,
वो है 360 पिकोमीटर। 360 पिकोमीटर है। तो इसका रेडियस निकालेंगे तो क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 2, 360 अपॉन यानी हाँ 2। 180 पीएम, पिकोमीटर। ठीक है, तो ये इसको निकालने का तरीका है, बस सबका हाफ कर देना है। अब इसमें मॉलिक्यूल पे लग रहा है तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल है, और एडजेसेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये एडजेसेंट है, 1 के रिस्पेक्ट में ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं उसी को कंसीडर करना है। क्लियर हुआ ये? यस सर। तो ये एग्जांपल हो गया आपका दूसरा वाला। अगर हाइड्रोजन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन हो गया एक H, और दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया। अब वो कह रहा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये है 240 पिकोमीटर है। बताओ इसका रेडियस कितना होगा? सर 240 अपॉन 2 120। हाँ 240/2 यानी 120 पिकोमीटर। तो यही है बस कि जो इनके, अब ये मॉलिक्यूल है ना, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये है। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो एडजेसेंट होना चाहिए, दूर वाला नहीं होना चाहिए, जो इसके एग्जैक्टली पास होगा, उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ, उसे कहेंगे वैन डर वाल रेडियस। क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद थर्ड आता है मेटेलिक रेडियस। थर्ड वन इज मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस में क्या होगा, मेटल होगा बस, जैसे ये एक मेटल है, ये दूसरा मेटल है, जैसे कॉपर ले लिया आपने तो कॉपर का एग्जांपल है। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का हाफ, ये आपका मेटेलिक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही डिफाइन आएगा, देखो, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल एटम। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस में जो भी मेटल एटम होगा उसके बीच का डिस्टेंस का हाफ, तो वो क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो इसमें एग्जांपल है आपका मेटेलिक रेडियस ऑफ पोटेशियम। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस ऑफ पोटेशियम होता है 462। जैसे हम अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो एक पोटेशियम ये हो गया, दूसरा पोटेशियम ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो ये है 462 और पिकोमीटर। तो इसका रेडियस कितना होगा? बताओ। बता सकते हो? इसका हाफ कर देना, हाफ, 1/2 इंटू 462, यानी आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 PM हो जाएगा, यानी 231 PM। ठीक है, किस केस में है, पोटेशियम। आया समझ में? यस सर। अब एक और नेटवर्क एग्जांपल इशू के देखो, कारण। कॉपर का। कॉपर में क्या है कि जो डिस्टेंस है वो है 256, एक कॉपर का मेटल ये, दूसरा कॉपर का मेटल ये ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, ये ऐसे जाएंगे, देखो 1 ये है, ये इसके टच होते हुए जाएगा, ओवरलैपिंग नहीं करेगा ये। ठीक है, अब इसमें देखो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है कॉपर में वो है 256, इसका रेडियस क्या हो जाएगा? सर 256 अपॉन। हाँ 256/2 यानी 128 पिकोमीटर।
तो ये मेटल का है। देखो सब में सेम है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मेटेलिक रेडियस होगा तो किसके बीच में होगा, मेटल के बीच में। दूसरा वैंडरवाल रेडियस होगा जो मॉलिक्यूल के बीच में होगा। वो मॉलिक्यूल के तीसरा बीच में। है यस सर। सर और मॉलिक्यूल तीसरा के है, बीच में होगा। हाँ, और तीसरा है कोवेलेंट। तो कोवेलेंट किसके बीच में होगा, सर एटम के। हाँ एटम के, कोवेलेंट बॉन्डेड एटम के। यस सर। ठीक है, तो ये आपका यस ये फिनिश होता है। अब हम ट्रेंड देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा सर, है इन या, तीनों में एडजेसेंट होना कंपलसरी है ना? हाँ, क्योंकि किसी का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो उससे हम कंसीडर नहीं कर सकते। ओके सर। क्लियर है। यस सर। अब बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए बोला तो कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा होगी। पहला सर मेटलिक कोवेलेंट है, रेडियस। दूसरा है, देखो पहला कोवेलेंट रेडियस है, दूसरा है मेटेलिक रेडियस, और तीसरा है वैंडरवाल। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, सर मेटलिक रेडियस की। मेटेलिक की, ओके। और फिर सर फिर कोवेलेंट। ओके, देखो मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू भी दिखा देता हूँ। एक ये है, कोवेलेंट में ओवरलैपिंग होती है, ये हो गया पहला केस। मेटल में कैसा होगा, मेटल में एक दूसरे से चिपके होंगे ऐसे, देखो ये एडजेसेंट वाले को देखते हैं हम, ये अब इसके बीच का डिस्टेंस। और तीसरा है वैंडरवाल, वैंडरवाल फोर्स में मॉलिक्यूल होता है, तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, ठीक, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का हाफ, दोनों सब में क्या होता है, यही तो होगा। इसमें मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के सेंटर के डिस्टेंस का हाफ, इसमें मेटल है, मेटल की डिस्टेंस का, न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ, और ऐसे ही कोवलेंट में क्या होगा, इसके बीच के डिस्टेंस का हाफ। अब ये तीनों आपको सेम पूछ लिए, तो आपको दिखने में कौन सी वैल्यू ज्यादा लग रही है, तो इसका आंसर है वैंडरवाल सबसे ज्यादा होगा, फिर मेटेलिक और फिर कोवलेंट। क्योंकि कोवलेंट में क्या हो रहा है, देखो ओवरलैपिंग हो जा रही है, तो जिसका एरिया है वो इसी में कवर अप हो जा रहा है, इसीलिए इसका रेडियस कम हो जाएगा। मेटल में देखो चिपक के है ये, तो इसका रेडियस थोड़ा ज्यादा होगा। इसमें देखो दो मॉलिक्यूल बिल्कुल दूर दूर है, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा। तो जो ऑर्डर है रेडियस का, वो वैंडरवाल का सबसे ज्यादा, फिर मेटेलिक का, और लास्ट में कोवेलेंट का। क्लियर है। यस सर। अब देखो इसका ट्रेंड देखते हैं हम, ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब पीरियोडिक टेबल में दो चीजें, एक है लेफ्ट टू राइट, एक है टॉप टू बॉटम। ठीक है, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, इसमें पहला आता है इन अ ग्रुप। ग्रुप में होगा तो क्या होगा, अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम, तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होना चाहिए, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा। रीजन क्या है इसका, सर आउटर मोस्ट सेल्स बढ़ते रहेंगे। हाँ, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, इंक्रीजेस ग्रेजुअली। क्योंकि हर एक स्टेप में क्या होगा, एक सेल बढ़ेगा। पहली बार कितना था सेल था, देखो पहले में फर्स्ट है, सेकंड में टू है, थर्ड में सर थ्री है, फोर्थ में फोर है, फिफ्थ में फाइव है, सिक्स में सिक्स है, सेवंथ में सेवन है। तो नंबर ऑफ सेल ग्रेजुअली क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज होने से क्या होता है, साइज इंक्रीज होता जाएगा इन अ ग्रुप। ठीक है। ओके सर। अब सेकंड आता है पीरियड में। पीरियड में क्या होगा, पीरियड में होता क्या है, देखो जब आप सर लेफ्ट टू फर्स्ट राइट जाए, इंक्रीज एंड देन डिक्रीज।
है? Firstly increase and then decrease नहीं नहीं, electrons. हाँ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन Yes लेफ्ट टू sir. राइट में जो साइज होता है वो Same डिक्रीज रहेगा. होगा। नहीं, डिक्रीज, लेकिन लास्ट में इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज एट लास्ट, इंक्रीज एट लास्ट, यानी कि जो नोबल गैस होता है वो सबसे बड़ा होता है। ध्यान रखना, नोबल गैस है जो, वो सबसे लार्जेस्ट होता है इन कोरिस्पॉन्डिंग पीरियड, अपने पीरियड का सबसे बड़ा होता है, लेकिन उससे पहले सारे डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, एक बार एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो सबसे पहले साइज क्या होता जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब ये डिक्रीज होता जाएगा, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज कम हो जाएगा। एक जो नियॉन होता है ये नंबर 1 पे जंप कर जाएगा, क्योंकि नोबल गैस होता है, तो इसके But बीच से में। decrease क्यों हो रहे हैं? Size. हाँ, अब उसका रीजन बताता हूँ कि डिक्रीज क्यों हो रहे हैं। देखो रीजन क्या है इसका, रीजन यहाँ से समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। देखो, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आगे छोड़ दो। तो इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें प्रोटॉन भी इतने होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोनों चीज सेम है। अब होता क्या है कि नंबर ऑफ सेल तो सेम है। देखो, नंबर ऑफ सेल तो सब में 2 2 ही है, नंबर ऑफ सेल तो सेम रहेगा, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब प्रोटॉन, उसे कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, वो सबसे ज्यादा किस में होगा, फ्लोरीन में होगा मैक्सिमम। ठीक है, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा देखो प्रोटॉन है, और साइज सबका सेम है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, ये सेल है आपके पास, ये न्यूक्लियस है, एक सेल है, दूसरा सेल है, तो 2 सेल सबके पास है। अब इलेक्ट्रॉन किसी में कम है, कहीं ज्यादा है, लेकिन जो फोर्स लगा रहा है वो लगभग न्यूक्लियस लगा ही रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो एक और वर्ड आता है यहाँ पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी बढ़ेगा। इफेक्टिव मतलब एक्चुअल में कितना फोर्स लग रहा है, तो वो भी बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ेगा, इफेक्टिव का मतलब ध्यान रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, साइज कम होता चला जाएगा। तो इसीलिए फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक्चुअल में फोर्स लग रहा है वो बढ़ जाएगा, तो साइज कम होता जाएगा। ठीक है, Yes. ये ऐसे देखो, 2 सेल है आपके पास, इसमें प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, सॉरी न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है सपोज करो 13, अब आपने ये बना दिया 1, 2, 3। ठीक है, 13 का मतलब लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, बाकी सब फिल है, इसमें 2 होने चाहिए, यहाँ पे 8 होने चाहिए। इस तरीके से ये फिल है। अब होगा क्या, अगर मैंने 13 की जगह पे 17 ले आया तो प्रोटॉन 17 हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे, 2, 8, और ये 17 हो गया, तो 2, 8, 7। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 हो गए। अब होगा क्या कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसका ज्यादा होगा, 17 का, क्योंकि इसमें 17 प्रोटॉन है, और इसमें कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन, यानी ये एल्युमिनियम का। 13 प्रोटॉन है तो कम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसमें 17 प्रोटॉन है, देखो दोनों में सेल सेम है, 3 सेल दोनों में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, उससे हम एक और वर्ड कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा,
क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का ज्यादा होगा तो ये ज्यादा तेजी से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इससे अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, साइज डिक्रीजेस। क्लियर हुआ अब? यस सर। तो इसमें मेन रोल किसका है, साइज का है, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सारा का सारा खेल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना साइज छोटा होता जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा, प्रोटॉन पे। और लेफ्ट टू राइट जाते समय प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन सेल सेम है, यानी साइज सेम है। और प्रोटॉन बढ़ाओगे आप तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब देखो लास्ट में क्या होता है, एट लास्ट। एट लास्ट में होगा क्या कि जो नियॉन होता है उसका लार्जेस्ट साइज हो जाता है, लार्जेस्ट साइज अपने ग्रुप में। ठीक है, अब लार्जेस्ट साइज हो गया तो इसमें क्या होगा, लार्जेस्ट साइज वाले में जो लार्जेस्ट साइज होता है इसमें रीजन क्या है कि इसमें वीक वैंडर वॉल फोर्स होता है, क्योंकि नोबल गैस है ये। नियॉन इज इनर्ट गैस, इनर्ट या नोबल गैस। जो भी 18 ग्रुप के होंगे वो नोबल गैस होते हैं। अब इसके बीच में वैंडरवॉल फोर्स लगेगा, और जो हमने कहा भी सबसे वीक होता है, तो इसीलिए मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर रहेंगे। दूर दूर रहेंगे तो इसमें वैंडरवॉल रेडियस काम करेगा, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, वैंडरवॉल फोर्स लगेगा तो यहाँ पे जो रेडियस होगा वो होता है वैंडरवॉल रेडियस। ठीक है, अब ये वैंडरवॉल रेडियस हो जाएगा तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। इसीलिए अपने ग्रुप में ये क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा होता है, लार्जेस्ट साइज वाला होता है कोरिस्पॉन्डिंग पीरियड में। ठीक है, तो हर नोबल गैस की यही कहानी है। क्लियर? यस सर। अब देखो इसमें आता है आपके पास, ये दोनों चीज मैंने आपको बता दिए कि ग्रुप में क्या हो रहा है और पीरियड में क्या हो रहा है। इसको डीप में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें सारे ग्रुप को हम वन बाय वन देखते हैं, किसी में कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो साइज कम और ज्यादा हो जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो एल्युमिनियम होता है, देखो एल्युमिनियम है 13, 13 का मतलब 283, और ये गैलियम है, ये होता है, इसको प्लस 18 कर दो 31, 31 का मतलब 28, और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 11 हो गया। ठीक है, और कितना बच गया इसमें, 20 बच गया। 13 प्लस 18 ही होगा ना, 13 प्लस 18 तो 31 31। सही है। अब 10 प्लस 3 13 हो गया, तो यहाँ पे अच्छा 18 होना चाहिए। ठीक, ठीक है, यहाँ पे 18 होगा। तो ये हो गया गैलियम का। लेकिन वो कहता है कि जो साइज होता है वो एल्युमिनियम का ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू गैलियम। ठीक है, साइज एल्युमिनियम का बड़ा क्यों होता है, क्वेश्चन ये है। तो इसमें देखो क्या होता है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल हो जाता है, डी इलेक्ट्रॉन किसमें, गैलियम में। और ये शो करता है कैसा, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। अब ये शील्डिंग इफेक्ट भी मैं आगे बताऊंगा आपको। शील्डिंग मतलब रोकना, तो ये रोकते नहीं है। कौन से, डी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो, ये क्या करेंगे, फोर्स को रोकते नहीं है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट को शो करते हैं। और जब ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट को शो करेंगे तो क्या हुआ देखो, डी के 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इसमें से कम कर दो। ठीक है, अब आ गए 21 इलेक्ट्रॉन, इससे 10 कम कर दो तो 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन प्रोटॉन तो 31 है, तो आप 31 प्रोटॉन खींच रहे हैं 21 इलेक्ट्रॉन को, उससे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा।
तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा, इसीलिए साइज डिक्रीज होता है गैलियम का एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। जबकि इसमें तो 3 ही सेल है, 3 सेल है और इसमें 4 सेल है, तो 4 सेल वाला बड़ा होना चाहिए था और 3 सेल वाला छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस में आता है। ठीक है, यस सर। तो ये आपका पहली प्रॉपर्टी फिनिश होती है। अब सेकंड आते हैं हम आयनिक करेक्टर में। तो टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे।